अवर चैनल नॉलेज शेयर। मुझे उम्मीद है आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं बेस्ट कंटेंट। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए नॉलेज शेयर को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मुझे उम्मीद है आपने रिप्रोडक्शन का लास्ट लेक्चर जरूर देख लिया होगा। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करें और सबसे पहले जाकर आप उस लेक्चर को देखिए। अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते अपना अगला लेक्चर जो होगा हमारा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पर। हमने इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में काफी ज्यादा डिटेल में पिछले लेक्चरों में बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। भाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? जब हमारे पर रिप्रोडक्शन का एक तरीका है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि उसमें कुछ क्या थी, कमियां थी, जो कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि उसमें क्या था, डाइवर्सिटी नहीं हो पा रही थी, डाइवर्सिटी की कमी थी। ठीक है, उसके अंदर वेरिएशन की कमी थी, वेरिएशन क्रिएट नहीं कर पा रहा था, एडॉप्टिव मतलब बदलते हुए एनवायरनमेंट में अडॉप्ट नहीं कर पा रहा था वो जो हमारा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का था। तो इसीलिए हमें क्या आवश्यकता पड़ी, एक अच्छे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की आवश्यकता पड़ी। तो वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा था? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था। मतलब की है, every individual organism can be protected by variation, cannot be protected by variation, but in a population variation are useful for ensuring the survival of species। भाई देखिए यहां पे क्या कहा गया है कि every individual मतलब एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के प्रत्येक इंडिविजुअल को तो वेरिएशन बचा नहीं सकती, लेकिन पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन आवश्यक है, क्योंकि कुछ एक जो बच जाएंगे वो उस स्पेसीज की आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, उस स्पेसीज को क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। वेरिएशन यूजफुल है फॉर इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ द स्पेसीज। कम से कम वो जो प्रजाति है वो तो बची रहेगी, मतलब प्रत्येक को वेरिएशन नहीं बचा पा रही, ये बात मान रहे हैं, लेकिन कुछ तो बच जाएंगे जिस वजह से उस स्पेसीज का अस्तित्व बचा रहेगा। तो मतलब वेरिएशन आना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वेरिएशन क्या करती हैं, एडॉप्ट होने में मदद करती हैं, मतलब बदलते हुए माहौल, बदलते हुए वातावरण में एडॉप्टेशन में वेरिएशन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। Sexual mode of reproduction incorporates such a process of combining DNA from two different individual DNA during reproduction। अब देखो, वेरिएशन पैदा करने के दो तरीके हैं हमारे पास। तो सबसे पहला तरीका क्या था कि हम डीएनए कॉपिंग के दौरान वेरिएशन पैदा करते हैं। भाई देखिए, डीएनए कॉपिंग के दौरान जो वेरिएशन होती हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, मतलब ऐसी वेरिएशन है जो कि हमें दिखाई भी ना देंगी, बहुत नीचे लेवल की वेरिएशन पैदा होती है, बहुत ही कम। भाई डीएनए कॉपिंग एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस कंप्लीटली रिलायबल नहीं होते, तो इसलिए हल्की फुल्की वेरिएशन हो जाती है। लेकिन वो वेरिएशन जो है वो बहुत ज्यादा स्लो रेट से हो रही है। हमें क्या चाहिए, वेरिएशन हाई रेट से चाहिए। अगर मैंने डीएनए कॉपिंग में ज्यादा खराबी करी, मतलब ज्यादा चेंजिंग करे, तो मेरा ऐसा डीएनए बन जाएगा जो हमारा सेल के एपरेटस के साथ ही वर्क नहीं करेगा, तो सेल मर जाएगा। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एक नया तरीका खोजा। उसमें क्या करा, हमने दो अलग अलग जीवों का डीएनए लाकर मिला दिया, उससे क्या हुआ, एक नया तरीके का डीएनए बन जाता है। Sexual mode of reproduction incorporates such a process of combining DNA। उसमें हमने क्या करा, डीएनए को कंबाइन कराया फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दौरान दो अलग अलग इंडिविजुअल का डीएनए हमने कंबाइन करवा दिया, जिससे काफी बड़ी मात्रा में वेरिएशन पैदा हो गई। अब देखिए, अब हमने दो का डीएनए मिला करके मतलब कि दो का डीएनए हमने मिला तो दिया एक साथ। भाई एक इसका डीएनए आया, एक पेरेंट से इसका डीएनए आया, तो इसके अंदर तो डबल डीएनए हो गया। ठीक है, तो ऐसे करते 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 तो भाई पूरी दुनिया में डीएनए ही बचेगा, बाकी तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो भाई इसका हल कैसे निकाला गया? तो इसके लिए क्या हुआ, हमारी एक प्रक्रिया आई मियोसिस नाम की, मतलब मियोसिस नाम की सेल डिवीजन की प्रक्रिया होती है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे सेल डिवाइड करने के बाद जो प्रोजेनी बनती है, उस प्रोजेनी में क्रोमोसोम और डीएनए कैसे रह जाते हैं, आधे रह जाते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम और डीएनए जो थी डॉटर सेल में आधी रह गई। अब देखिए,
इस सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम थे, हमने ह्यूमन की बात करी है, तो वो 4 सेल में डिवाइड होगा और 23 क्रोमोसोम रह जाएंगे। इट अकर इन दो सेल विच फॉर्म गैमेट और जर्म सेल। तो ये मियोसिस जो होते हैं कुछ स्पेशल सेल के अंदर होती है, ये मियोसिस जो होती है वो कुछ स्पेशल सेल्स के अंदर होते हैं, वो स्पेशल सेल जो कि गैमेट या जर्म सेल का निर्माण करते हैं। अब क्या होगा देखिए, अब ये जर्म सेल जो होंगे दो पेरेंट से आएंगे, कॉम्बाइन हो जाएंगे और जितना पेरेंट में था उतना ही प्रोजेनी में डीएनए रह जाएगा, उतना ही क्रोमोसोम हो जाएंगे। देखिए जैसे अब ये पेरेंट है, ये हमारा मेल का सिंबल है, ये फीमेल का, दोनों के पास 46 क्रोमोसोम थे, ठीक है। दोनों के रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर क्या हुआ, मियोसिस हुई। मियोसिस के बाद जो हमारे गैमेट बने उनके अंदर आधे क्रोमोसोम रहे। अब जब गैमेट ने क्या करा, गैमेट का फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ, जायगोट बना, हमारे 46 क्रोमोसोम रह गए। तो जितने पेरेंटों में थे उतने ही क्रोमोसोम रहे। तो इस तरीके से ये वाली जो प्रॉब्लम थी वो भी हमारी हल हो गई, जो हमारी दिक्कत आई। तो आगे देखिए जर्म सेल। तो जो गैमेट या जर्म सेल हैं वो अलग अलग प्रकार के जीवों में अलग अलग होते हैं। तो देखिए वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म, अगर हमारा ऑर्गेनिज्म बहुत सिंपल है, सामान्य है, टू जर्म सेल नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो दो जर्म सेल एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग नहीं होंगे और मे इवन भी सिमिलर, और वो एक दूसरे के समान भी हो सकते। मतलब जो दो जर्म सेल बने वो काफी ज्यादा अलग नहीं थे एक दूसरे से, ये एक दूसरे के सिमिलर भी हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, वन जर्म सेल नॉन मोटाइल। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में दो जर्म सेल हुए। अब एक जर्म सेल तो काफी बड़ा नॉन मोटाइल था। जैसे हम ह्यूमन की बात करें तो फीमेल का जो एग होता है वो बड़ा होता है, नॉन मोटाइल होता है। इसके अंदर क्या फूड स्टोर होता है, और एक फीमेल गैमेट होता है। मोस्टली जो होता है, जो बड़ा और फूड स्टोर वाला गैमेट होता है वो फीमेल होता है। एक जर्म सेल छोटा होता है, मोटाइल होता है, जो मेल गैमेट होता है। जैसे हमारा स्पर्म देख लो ह्यूमन मेल में, तो इस तरीके का स्पर्म छोटा सा है, मोटाइल है। ओके, तो जर्म सेल हमने देख लिए। वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म में दो जर्म सेल जो काफी ज्यादा अलग नहीं होते, किसी किसी में सिमिलर भी हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स में दो तरीके के होते हैं, एक बड़ा जर्म सेल होता है जो नॉन मोटाइल होता है, फूड स्टोर करता है, फीमेल गैमेट होता है मोस्टली। एक दूसरा जर्म सेल छोटा होता है, मोटाइल होता है, मेल गैमेट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फूल वाले पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम देखेंगे। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो कृपया करके ध्यान से देखिए। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म। तो फ्लावर क्या है, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म कौन से पौधे थे, एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, मतलब कि उन पौधों का समूह जो कि फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, जिनके ऊपर भी फूल लगता है, वो हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं। तो फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म। तो फूल वाले जो पौधे होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो क्या है, वो होता है हमारा फ्लावर। अगर मैं फ्लावर के पार्ट्स बनाऊं तो बहुत सिंपल इस तरीके से बनाते हैं, देखिए। तो फ्लावर के हमारे 4 मेन पार्ट हैं। और एक हमारा ये भी होता है इस तरीके से। तो देखिए अब ये जो आप देख रहे हैं बीच में, ये हमारा क्या है, ये 3 हिस्सों से बना हुआ है। सबसे ऊपर स्टिग्मा, क्या नाम है, स्टिग्मा, एंड देन स्टाइल, और ये जो फूला हुआ हिस्सा है ये होता है ओवेरी। ओवेरी, तो देखिए स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी होता है। अब ये जो तीनों मिलकर के कौन सा पार्ट जो बना, इसका नाम है पिस्टिल या कार्पेल। ये हमारा फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है ये है एंथर, एंड दिस इज फिलामेंट, एंड ये हमारे हैं पेटल, और ये है सेपल,
और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा है थैलेमस या रिसेप्टिकल। ठीक है, और आप नीचे को जो देखेंगे ये जो चीज है ये हमारी स्टॉल क्या पेडिकल होती। तो बात करते हैं सेपल्स के विषय में। ओके, तो बात करते हैं सेपल की। तो सेपल क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड काइलेक्स। तो सेपल हमारे जो सबसे आउटर मोस्ट की वर्ल्ड होती है, सबसे आउटर मोस्ट का जो चक्र होता है ग्रीन कलर के जो आप देखते हैं फ्लावर के अंदर, वो हमारे क्या होते हैं? वो होते हैं सेपल। सेपल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? काइलेक्स कहते हैं। सेपल के ग्रुप को किस नाम से जानते हैं हम? काइलेक्स के नाम से जानते हैं। दीज आर ग्रीन, ये हरे रंग के होते हैं। अबे हरे रंग के इनका फंक्शन क्या? हरे रंग के तो फोटोसिंथेसिस तो करेंगे, साथ में जब फ्लावर बड स्टेज मतलब कली की अवस्था में होता है तो सेपल उस फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट है पेटल। पेटल क्या होते हैं? जो फूल के अंदर पंखुड़ी होती है रंग बिरंगी जो पंखुड़ी जो फूल के अंदर है वो हमारे पेटल होते हैं। पेटल के ग्रुप को क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला कहते हैं। अब पेटल का फायदा क्या है? बस रंग बिरंगी है, ये क्या करेंगी? ये इंसेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इनके पास सुगंध होती है, इनके पास नेक्टर होता है, इंसेक्ट को आकर्षित करेंगे। इंसेक्ट आएगा, जब वो फूल पे बैठेगा तो पोलन ग्रेन जो होंगे उसकी बॉडी से चिपक जाते हैं और पॉलिनेशन में मदद करेंगे। फिर वो जाकर के दूसरे फूल पर बैठेंगे, वहां पे वो पोलन ग्रेन एक छूट जाएगा और हमारा पॉलिनेशन हो जाता है। तो देखिए, दीज आर कलर्ड, ये रंग बिरंगे होते हैं। एंड एंड नेक्टर, इनके पास नेक्टर होता है। अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन के लिए, पॉलिनेशन का मतलब पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाने का जो कार्य होता है उसे पॉलिनेशन कहते हैं। उस कार्य को इंसेक्ट की मदद से करवाते हैं। फिर इसके बाद आता है स्टेमन। स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। देखिए इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है स्टेमन की। तो ये हमारा स्टेमन है। ये क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। ग्रुप ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एंड्रोशियम। हमने क्या करा? स्टेमन का जो समूह बनाया, ग्रुप बनाया, उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं। एंथर, इसके बाद आते हैं आप ये जो देख रहे हैं ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है एंथर। ये क्या है? हमारा एंथर है। तो एंथर कैसा देखने को मिल रहा है? मैं देख सकते हैं यहाँ पर दो लोब है, दो फूले हुए हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं। तो एंथर कैसी होती है? बाई लोब स्ट्रक्चर होता है एंड प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। ये एंथर क्या करेगा? एंथर पोलन ग्रेन बनाता है। पोलन ग्रेन एक संरचना है जिसके अंदर हमारे मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेल गैमेट बनाएगा, मतलब पोलन ग्रेन होगा जिसके अंदर मेल गैमेट उपस्थित होते हैं। तो क्या समझे हम यहाँ पे? ये जो स्टेमन है ये हमारा क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके दो हिस्से हमने कहते हैं, एक फिलामेंट होता है और ऊपर वाला जो है वो एंथर है। एंथर कैसा होता है? बाइलोब स्ट्रक्चर, इसमें दो फूले हुए हिस्से होते हैं, पोलन ग्रेन बनाता है जिसके अंदर मेल गैमेट उपस्थित होते हैं। इसके बाद आते हैं पिस्टिल पे, जिसे हम कार्पेल भी कहते हैं। तो ये क्या होता है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल का जनन अंग होता है। ग्रुप ऑफ पिस्टल इज कॉल्ड गाइनोशियम। पिस्टल के समूह को गाइनोशियम कहते हैं। गाइनो जो वर्ड होता है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट से संबंधित होता है, तो यहां पर भी फीमेल के पार्ट में गाइनोशियम आ रहा है। ओवेरी कंटेन ओव्यूल एंड ईच ओव्यूल हैज एन एग। अब देखिए वाली बात समझाता हूं। तो हमारा इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है हमारा ये जो आप देख रहे हैं दिस, ये क्या है हमारा? ये है पिस्टिल या फिर हम कहते हैं कार्पेल के नाम से जानते हैं। ये ऊपर आप जो देख रहे हो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है ये, इसे हम कहते हैं स्टिग्मा। मतलब यहां पे क्या होगा? जब पोलन ग्रेन जो आएगा, पोलन ग्रेन आकर के कहां बैठा? स्टिग्मा पे बैठेगा। अबे उड़ भी सकता है, तो कभी कभी किस किस केस में ये कैसा होता है? स्टिग्मा स्टिकी होता है। स्टिकी मतलब थोड़ा बहुत चिपचिपा सा होता है, ताकि पोलन ग्रेन आके बैठ गया ना तो वो जा फिर वापस उड़ के कहीं नहीं जाए। ओके, अब अगला जो आप देख रहे हैं ये वाले पार्ट का नाम क्या? स्टाइल है।
जो हमारा कैसा होता है, इलोंगेटेड, मतलब एक लंबा सा पार्ट होता है। इसके बाद ये जो फूला हुआ हिस्सा देख रहे हैं, मतलब स्वैलन, एकदम मोटा सा जो हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है, ये हमारा क्या, ओवेरी है। इस ओवेरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, और प्रत्येक ओव्यूल के अंदर क्या होता है, तो ओवेरी के अंदर आपको इस तरह की एक संरचना देखने को मिलेगी। देखिए इस तरीके की एक संरचना देखने को मिलती है। इस संरचना को हम क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। अब इस ओव्यूल के अंदर क्या होता है, इस ओव्यूल के अंदर एग डेवलप होता है। अब हम टाइप्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। फ्लावर कितने प्रकार के होते हैं, मैं फ्लावर देखूं तो मैं दो प्रकार के हैं, एक यूनिसेक्सुअल और एक बाइसेक्सुअल। जैसे हमारे एनिमल भी दो प्रकार के होते हैं ना, यूनिसेक्सुअल एनिमल, बाइसेक्सुअल एनिमल। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, केवल एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। जैसे ह्यूमन देख लो, ह्यूमन में मेल अलग फीमेल अलग होती है, ठीक है, तो वो क्या हो गए, यूनिसेक्सुअल हो गए। बाइसेक्सुअल जिसमें दोनों हो, मेल का भी रिप्रोडक्टिव पार्ट हो और फीमेल का भी, जैसे अर्थवर्म, इसके अंदर मेल का भी रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और फीमेल का भी। जैसे लीच, जोक, इसके अंदर भी होता है। इसी प्रकार जो हमारे फ्लावर है, फ्लावर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हमारे यूनिसेक्सुअल, एक होते हैं बाइसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल वो होते हैं जिनमें या तो मेल वाला पार्ट पाया जाएगा, मतलब या तो स्टेमन पाया जाएगा या फिर पिस्टिल पाया जाएगा। एग्जांपल जैसे पपाया, वाटरमेलन, पपीता के अंदर, वाटरमेलन हमारे तरबूजे वाले जो पौधे होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। बाइसेक्सुअल मतलब जिनमें दोनों होंगे, मेल पार्ट भी हो फीमेल भी हो, मतलब स्टेमन भी हो और पिस्टिल भी हो। एग्जांपल हिबिस्कस और मस्टर्ड में देखने को मिलता है। तो हमारा ये लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। हमारा अगला लेक्चर रहेगा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मतलब हम क्या करेंगे, अभी तक हमने इसके फ्लावर के स्ट्रक्चर का बारे में जाना, फ्लावर के टाइप जाने। कल हम मतलब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वास्तव में रिप्रोडक्शन होता कैसे है, कितने प्रकार के पॉलिनेशन होते हैं, ठीक है, किस प्रकार से हमारे पोलन ग्रेन से गैमेट एग तक जाते हैं, उसके बाद क्या होता है उनके बारे में स्टडी करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं डेफिनेटली आपका डाउट क्लियर करूंगा। थैंक यू।